Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in Kendra विद्यालय. Friends, आज हम एक न्यू टॉपिक यानी कि एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड इम्पेयरमेंट, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम में आएगा. मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स की वीडियो अपने इस चैनल पर डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो. और अगर आप सीटेट की तैयारी अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है करना तो अभी आज से ही जो है सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये ईयर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगा. बिकॉज इससे आपको केवीएस के फॉर्म, ईएमआरएस के फॉर्म्स एंड उसके साथ साथ डिपो ट्रिपल एसपी के फॉर्म भी, वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स. ठीक है, सो विदाउट योर वेस्टिंग टाइम आप अभी से हर एक टॉपिक को, जो सीटेट का टॉपिक है उसको भी बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो आपकी पैडागोजी है, साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो सब सेम रहता है. अगर आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ईजिली जो है समझ जाओगे तो ऑलमोस्ट आपका 70% जो कंटेंट है यहीं से रेडी हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन. एड्रेसिंग लर्नर्स, हमें यानी कि उन बच्चों को एड्रेस करना है जिनको विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टी है, जिनको सीखने में प्रॉब्लम आती है और इम्पेयरमेंट यानी कोई कमी है, कोई वजह है, रीज़न है जिस वजह से वो सीख नहीं पाते हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है. तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कैन बी डिफाइंड एज इम्पेयरमेंट एबिलिटी, सॉरी इम्परफेक्ट एबिलिटी टू लिसन. यानी कि लर्निंग डिफ़िकल्टी को हम उस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. इन कुछ इम्परफेक्ट एबिलिटी होती है क्या, यानी कि हम ठीक से क्या नहीं कर पा रहे, लाइक लिसन, सुन नहीं पा रहे हैं, थिंक नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, स्पीक, रीड, राइट, स्पेल नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं. ठीक है, स्पेलिंग वाले जो होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्पेलिंग नहीं कर पा रहे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है. यानी जो बच्चा ध्यान से सुन नहीं पाएगा वो जो है सुनेगा नहीं तो बच्चा बोलेगा कैसे. ठीक है, सुनेगा नहीं बच्चा समझेगा कैसे. तो ये सब क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, इनमें बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम आती है. ठीक है, फिर है टू इफेक्टिवली एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफ़िकल्टी टीचर्स एंड एजुकेटर्स शुड. यानी कि इफेक्टिवली, हमारा जो टॉपिक ही क्या है, एड्रेसिंग द नीड ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि इफेक्टिवली हम जो एड्रेस कर सकते हैं उन बच्चों को जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है. ठीक है, टीचर एंड एजुकेटर्स, ठीक है, जो टीचर है, जो फैसिलिटेटर, उनको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग. ठीक है, जो एजुकेशनल प्लानिंग है वो हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग होनी चाहिए. जिस बच्चे को लिसनिंग की दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग हमें जो बच्चे का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का लेसन प्लान होना चाहिए. ठीक है, टीचर को जो लेसन प्लान प्रिपेयर करना है. जितनी बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, चाहे वो डिसकैलकुलिया हो, डिसग्राफिया हो, ठीक है, डिसलेक्सिया हो, इन सब में जो बच्चों की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअलाइज हर एक बच्चे का अलग अलग एजुकेशनल प्लान ही प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है, यूज़ अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए, लाइक मल्टी सेंसरी लर्निंग, यानी ऐसे लर्निंग प्लान होने चाहिए, ऐसे टीएलएम होने चाहिए जिसमें बच्चे के मैक्सिमम सेंस ऑर्गन का यूज़ हो. फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि जो केवीएस है, केवीएस में आजकल हर एक क्लास में इंटरैक्टिव पैनल लगेगा. ठीक है, उस इंटरैक्टिव पैनल के अंदर यानी कि डिजिटल बोर्ड लगेगा, टीचर्स जो है डिजिटल बोर्ड के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाएगा. ठीक है, वहाँ पे टीचर बच्चों को वीडियो दिखा सकता है, गेम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकता है, क्विज़ लगा सकता है. ठीक है, यानी कि जो आजकल की टीचिंग है वो कैसी हो रही है, इंटरैक्टिव पैनल के थ्रू हो रही है, इंटरैक्टिव हो रही है, जिससे बच्चे की मैक्सिमम सेंस ऑर्गन का यूज़ हो. बच्चा वहाँ पैसिव नहीं बैठेगा बल्कि बच्चा इंटरैक्ट करेगा, बच्चे के मल्टीपल सेंस ऑर्गन यूज़ होंगे. ठीक है, एंड प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड सपोर्ट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट. साथ साथ में बच्चों को जो हेल्प करनी है, एकोमोडेट करना है, ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है ताकि बच्चा जो जल्दी सीख सके. इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करना है. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती कौन कौन सी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे बच्चों को कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी, हम बच्चे के लिए वर्क नहीं कर सकते. तो जो बेसिक है, जो मोस्टली एग्जाम्स में आती हैं वो है डिसलेक्सिया, यानी इसमें बच्चों को रीडिंग की डिफ़िकल्टी होती है, बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है, इंक्लूडिंग डिकोडिंग विद वर्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता, ठीक से पढ़ेगा नहीं तो बच्चा कॉम्प्रीहेंड यानी समझ नहीं पाएगा. डिकोडिंग का मतलब है कि बच्चा जैसे कि बी और डी में डिफरेंस नहीं समझ पाता है, बहुत सारे बच्चे वाली गलतियां करते ही करते हैं, वर्ड्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. ये क्या आती है, डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया यानी कि रीडिंग डिफिकल्टी डिसऑर्डर. फिर है डिसग्राफिया. ग्राफिया से पता लग रहा है क्या है, राइटिंग, बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है, उसको हैंड राइटिंग जो है उसकी ढंग से नहीं हो पाती है, स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग आइडिया सब बच्चों को नहीं आता है, उसको बोलते हैं डिसग्राफिया. नेक्स्ट है
डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से ही पता लग रहा है, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन यानी कि मैथ से। इसमें बच्चों को नंबर्स में डिफिकल्टी होती है, बच्चे नंबर कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाता है, ठीक है। फिर है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। फ्रेंड्स ये NVLD आप याद रखना। कई बार DWS में मैक्सिमम टाइम DWS में सिर्फ ये ऐसे दिया जाता है और बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म लिखिए। जब मैंने DWS एग्जाम दिया था उसमें मल्टीपल टाइम बहुत सारी फुल फॉर्म ही आई थी पूछने के लिए, ठीक है। तो आप जब भी ऐसे कुछ आता है ना NVLD, आप लिख लिया करो साइड में लिख के कि NVLD का मतलब क्या, तो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जो नॉन वर्बल चीज़ें होती हैं उनको बच्चा जो है नहीं सीख पाता है, नहीं क्रिएट कर पाता, लाइक चैलेंजिंग विद नॉन वर्बल टास्क, जिसमें बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चों को सिर्फ टास्क करना होता है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाता है, विजुअल स्पैटियल टास्क देखकर चीज़ों को नहीं समझ पाता है, अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज़ को नहीं समझ पाता है, सोशली जो चीज़ें जो है देख कर सुनकर समझ में आ जानी चाहिए, बच्चे को वो चीज़ नहीं समझ में आती है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसको भी ध्यान रखना, APD मतलब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि सुनकर बोलकर जो होता है, ऑडिटरी यानी कि सुनकर, ठीक है, जो स्पोकन लैंग्वेज होती है उसको प्रोसेस करने में, उसको समझने में बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। इवन इन अ नॉर्मल लिसनिंग इन्वायरमेंट, एक नॉर्मली जब कन्वर्सेशन चल रही है उसको भी बच्चा नहीं समझ पाता, उसको बोलेंगे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी जो उसने सुना, ठीक है, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि क्या मतलब, डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज एट द स्पोकन और रिटन। लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि चाहे वो बोलने में हो चाहे वो लिखने में हो, बच्चा जो है लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर विजुअल परसेप्शनल विजुअल मोटर डिफिशिएंट, यानी कि चीज़ों को देख कर वो नहीं समझ पा रहा, जो है आई हैंड का कोऑर्डिनेशन वो नहीं कर पा रहा है। इम्पैक्टिंग टास्क दैट इन्वॉल्व विजुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि उस टास्क को नहीं कर पा रहा है जहाँ पे बच्चों को देख कर चीज़ें समझनी है और अप्लाई करनी है, ठीक है। फ्रेंड्स ये कुछ मेन थी। अब हम देख लेते हैं अदर इम्पेयरमेंट कौन कौन से हो सकती है, ठीक है, और कौन कौन सी बच्चे के अंदर कमियां हो सकती है, बच्चों को डिफ़िकल्टीज हो सकती है लर्निंग के लिए। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी कि वो बच्चा जिसका IQ बहुत कम है, ठीक है, बिलो एवरेज है, इंटेलेक्चुअली फंक्शनिंग करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, उसको दूसरे के बिहेवियर को अडेप्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, चीज़ों को सीखने में डिफ़िकल्टी होती है। और ये भी ध्यान रखें आजकल हम स्लो लर्नर्स का यूज़ नहीं करते हैं, आजकल हम किसका यूज़ करते हैं, स्लो ब्लूमर्स, ठीक है। स्लो लर्नर्स जो है पहले यूज़ होता था, आजकल हम स्लो ब्लूमर्स का यूज़ करते हैं। स्लो ब्लूमर्स का मतलब स्लो लर्नर्स ही है, पर वी डोंट यूज़ नाउ स्लो लर्नर्स, ठीक है, स्लो ब्लूमर्स। फिर है सेंसरी इम्पेयरमेंट, यानी कि उसके उनको सेंस ऑर्गन में ही कुछ दिक्कत है, लाइक कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, डीफनेस है, डिफिकल्टी विद हियरिंग है, विजुअल इम्पेयरमेंट लाइक ब्लाइंडनेस है, डिफिकल्टी विद विजन है, इस तरीके से। नेक्स्ट है फिजिकल इम्पेयरमेंट, यानी कि बच्चों को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, लाइक लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जहाँ पे भी बेटा लोकोमोटर आ गया ना, लोकोमोटर का मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटी करने में उसको दिक्कत है, ठीक है। लोकोमोटर का मतलब क्या होता है, फिजिकल, जहाँ पे मोटर आ गया मतलब फिजिकल, ठीक है। डिफिकल्टी विद मूवमेंट एंड मोबिलिटी, इधर उधर जाने में, मूवमेंट करने में बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, जो कि डिफरेंट कंडीशन की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। फिर है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, इसका मतलब क्या था, ऑर्थोपेडिक के पास हम, ऑर्थो के पास हम कब जाते हैं, जब हमारे जॉइंट्स में, मसल्स में, बोन्स में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, बच्चे के बोन्स में, जॉइंट्स में, मसल्स में दिक्कत होती है, जिससे बच्चों का मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी विद इमोशनल रेगुलेशन और बिहेवियर। बच्चा अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा है या फिर अपनी इमोशन को बहुत ही हाईली एक्सप्रेस कर रहा है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, ठीक है, ये सब डिफिकल्टी है। फिर है अटेंशन डिफिक्ट या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ADHD। ये तो मैक्सिमम टाइम बहुत सारे एग्जाम में आया कि ADHD का मतलब क्या है, अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ADHD तो बहुत बड़ा है, क्या फुल फॉर्म बताओ। ये क्या होता है, अटेंशन डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होता है बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, साथ में बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कंडीशन है, जो कि बच्चे के अटेंशन को और उसके इम्पल्सिव कंट्रोल को जो है कम कर देती है या फिर बहुत ही ज़्यादा शून्य लेवल तक पहुँचा देती है, ठीक है। इन बच्चों को जो है मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर है इन डिफ़िकल्टीज़ को हम किस तरीके से जो मिनिमाइज़ करेंगे, क्या हम करेंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाए। तो क्या है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग। जैसे मैंने बोला, हर बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ अलग है, हर बच्चे की इम्पेयरमेंट अलग है, हर बच्चे की नीड अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअलाइज्ड अलग अलग बच्चे का एजुकेशनल प्लान रेडी करेंगे, ठीक है। बच्चे की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, बच्चे की वीकनेस के अकॉर्डिंग, बच्चे के स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है मल्टी सेंसरी लर्निंग। क्या मतलब, हम ऐसे लेसन प्लान, ऐसे TLM यूज़ करेंगे जिसमें बच्चे
बच्चे के मल्टीपल सेंस का यूज़ होगा, लाइक कि साइट देख रहा है बच्चा, सुन रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शन टू कैटर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लर्निंग, या ताकि हम बहुत सारे बच्चों को जो बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है उसको कैटर कर सके, उसको जो है लर्निंग स्टाइल में बच्चों को हम पढ़ा सकें, उनके लर्निंग स्टाइल में बच्चों को हम पढ़ा सकें और बच्चों को जो है सीखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके दे सकें, ठीक है। फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमें बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देने हैं, लाइक अडेप्ट टीचिंग मेथड मटेरियल एंड एक्टिविटीज़ टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। बच्चे की अलग अलग नीड्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों को डिफरेंट मेथड्स में पढ़ाना है, डिफरेंट मटेरियल का एक्टिविटीज़ का यूज़ करना है, ठीक है, इन द क्लासरूम इंक्लूडिंग दोज विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। साथ में हमें उन बच्चों को भी इसमें इंक्लूड करना है जिनको लर्निंग सीखने में डिफ़िकल्टी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी हमें बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें बच्चा जो है प्रिडिक्ट कर सके कि आप आगे क्या चीज़ें होंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासरूम चलना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड अ प्रिडिक्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट दैट मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फोकस। यानी अगर हम बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बच्चा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। बट अगर चीज़ें इस तरीके से होगी जो बच्चों को बांध के रखेगी, लाइक हम बच्चों को स्टोरी के मेथड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में चलता रहेगा, तो बच्चे का जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत कम होगा और जो सेंस ऑफ क्या सिक्योरिटी एंड फोकस उसके माइंड में हमेशा बना रहेगा कि जो मैं सीख रहा हूँ वो सही है, हाँ मुझे भी आ रहा है चीज़ें इस तरीके से, ठीक है। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट हु स्ट्रगल विद चेंज और सेंसरी प्रोसेसिंग। ये उन बच्चों के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको सीखने में दिक्कत होती है, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें उन बच्चों को बांध के रखना है चीज़ों के लिए। इसलिए एक जो है एक डिफरेंट वे में बच्चों को पढ़ाना है जिससे कि बच्चा का जो ध्यान है वो उस चीज़ में लगा रहे, लाइक स्टोरी के थ्रू, TLM के थ्रू, जो है इंटरेक्टिव पैनल के थ्रू, इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाना है। फिर है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देना है, यानी हम जो भी बच्चों से कराना चाहते हैं, जो भी हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हमें वो सब इंस्ट्रक्शन क्लियरली देना है। बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि मैम क्या बोल रही है, मैम क्या समझाने की कोशिश कर रही है और हमें अब क्या काम करना है। लाइक प्रोवाइड क्लियर, डायरेक्ट और सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ स्मॉलर एंड मैनेजेबल स्टेप्स, जो चीज़ डिफ़िकल्ट है, ठीक है, उन चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में, टास्क में डिवाइड कर देना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। आप ये ध्यान रखें हमें कभी भी बच्चों को नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं देना, हमेशा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना है ताकि बच्चों को जो है इंकरेज हम कर सकें, ठीक है, बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को हम बूस्ट कर सकें। फिर है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें क्या करना है, आज का टाइम फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी का ही है, हमें टीचिंग में IT को यूज़ करना है, ठीक है, इंटरेक्टिव पैनल का यूज़ करना है, कंप्यूटर का यूज़ करना है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ करना है, इंटरेक्टिव पैनल का यूज़ करना है। फ्रेंड्स ये चीज़ें हमें रियल लाइफ में रियल ही यूज़ करनी है। जैसे आप टीचर बन जाओगे, आप फील्ड में आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ इतनी सारी चीज़ें मुझे यूज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आजकल इसी के थ्रू ही चीज़ें हो रही है, बल्कि जो इंस्पेक्शन है उसमें भी इंटरेक्टिव पैनल का यूज़ करने की बात की गई कि इंस्पेक्शन में भी आप जो इंटरेक्टिव पैनल का यूज़ करिए। फिर है यानी यूटिलाइज असिस्टिव टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी हमारे पास असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर है, TV है या फिर टेलीविज़न है, जो मैंने बताया, इंटरेक्टिव पैनल, उसको हमें यूज़ करना है। जैसे कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है, टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। गूगल पे हम कई बार टेक्स्ट डालते हैं ना, उसको वॉइस करते हैं, वो ऑडियो वाला जो साइन होता है, तो वहाँ पे स्पीच में कन्वर्ट करना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड सपोर्ट लर्निंग, ठीक है, इस तरीके से हम बच्चे के सीखने को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर है कोलैबोरेटिव एंड कम्युनिकेशन, यानी कि हम बच्चों को कोलैबोरेटिव एंड कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव के थ्रू और कम्युनिकेशन के थ्रू हम पढ़ाना है। हम सब जानते हैं कि बच्चा जो है जब अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, ग्रुप में बहुत अच्छे से सीखता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन बच्चे का एबिलिटी डेवलप करने के लिए टीचर को जो है बच्चे से बात करने की ज़रूरत है। कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर्स के बीच बात हो, बच्चे और टीचर्स के बीच बात हो, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच बात हो, एंड स्पेशलिस्ट टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट इंटरवेंशन एज नीडेड। यानी कि कोलैबोरेशन टीचिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे बच्चा अपने दोस्तों के साथ सीखेगा, ग्रुप एक्टिविटी करेगा, टीचर और जो है बच्चा क्या है एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को सीखेंगे। पेरेंट्स, टीचर एंड बच्चा जो है एक साथ कोलैबोरेशन करके चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है एक
गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं है जिनको बहुत ज़्यादा आता है, नहीं, यहाँ पे स्लो लर्नर्स है, यहाँ पे इम्पेयरमेंट स्टूडेंट है। तो इस तरीके से मिलजुल कर काम किया जाएगा तभी बच्चा सीखेगा। क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता है कि टीचर सामने नहीं बोल पाता, उसको शर्म आती है, फिर डरता है, पर अपने पीयर्स के साथ बहुत जल्दी सीख जाता है। जब पेरेंट्स और टीचर मिलकर काम करते हैं तो बच्चा और जल्दी सीखता है, ठीक है। फोकस ऑन स्ट्रेंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कभी भी बच्चे की वीकनेस में इंपॉर्टेंस नहीं देना, हमें बच्चे की वीकनेस को ध्यान रखना है कि उसके अंदर कौन सी इम्पेयरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे की स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और उस स्ट्रेंथ के थ्रू बच्चों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। इम्फेसिस दैट स्ट्रेंथ एंड टैलेंट ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी लर्निंग डिफिकल्टी जो बच्चे हैं उसके अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सी स्ट्रेंथ है, क्या बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है, किस तरीके से सीख सकता है, उस पर हमें फोकस करना है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज, बच्चे के अंदर हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और सेल्फ इमेज अच्छी वो करनी है, क्रिएट करनी है, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर है रेगुलर असेसमेंट एंड फीडबैक, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को रेगुलर असेसमेंट करते रहे। कब जरूरी नहीं है कि हमेशा पेन नोटबुक लेकर हम बच्चे का असेसमेंट करें, नहीं, ओरली कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, बच्चे जब एक्टिविटी कर रहा है तब कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी, ये नहीं किसी बेटा गुड वेरी गुड, नहीं, यू कैन डू बेटर, अ लिटिल ऑफ एफर्ट कैन मेक दिस वंडर, इस तरीके से हम बच्चों को साथ साथ में क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है ताकि बच्चे इंकरेज हो और काम करने के लिए। फिर है सपोर्ट फॉर इमोशनल नीड्स, यानी कि रिकोगनाइज द लर्निंग डिसेबिलिटी कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन इमोशनल वेलबींग, यानी जब बच्चे के अंदर लर्निंग डिफिकल्टी होती है तो बच्चा इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्स टू हेल्प स्टूडेंट मैनेज चैलेंज एंड बिल्ड सेल्फ एस्टीम्स, यानी कि टीचर को उसकी जो इस चीज़ को पहचानना है कि हाँ बच्चे को इमोशनल नीड्स की ज़रूरत है, टीचर को बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है ताकि बच्चा जो है अपने चैलेंजेस को कम कर सके, ठीक है। जैसे बच्चों को अगर देख नहीं रहा है तो बच्चा ब्रेल लिपि का यूज़ कर सकता है, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो बच्चा देख के सीख सकता है। इस तरीके से बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ एस्टीम्स आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।